के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है दौरा। यूएई में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में भारत यूएई संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस की मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में भी लिया हिस्सा। व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही है प्रगति पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने साझा वक्तव्य में भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। पीएम ने कहा, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का है एक मजबूत स्तंभ। फ्रांस की मशहूर हस्तियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। उपराज्यपाल ने खुद मौके पर पहुंचकर की राहत मुहिम की निगरानी। राहत अभियान में भारतीय सेना भी जोर शोर से जुटी। और विंबलडन में इस साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज मिलेगी नई चैंपियन। महिला एकल की फाइनल में आज ओस जेब्यूर का सामना चेक खिलाड़ी मार्केता वाड्राउसोवा से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग के खिताब के लिए जोकोविच की भिड़ंत रविवार को कार्लोस अलकराज से होगी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब बुलेटिन पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का सफल दौरा संपन्न कर संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी आज यूएई के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। पीएम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। भारत यूएई दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से पहले कल दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग प्रदर्शित किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूएई के दौरे पर हैं और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तापस। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है और जाहिर सी बात है कि उनका ये दौरा दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं उन्हें और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद द क्राउन प्रिंस जो थे अबू धाबी के, वो जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो सच में तारीफ काबिल है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां ये दौरा है यूएई का। और हर दौरे में हमने देखा है कि किस तरीके से जो दोनों देशों के बीच जो प्यार और जो एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है वो दोनों इस
इसमें देखने को मिला। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से तो जो एक हमें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से जिस तरीके से शुरुआत हुई वो एक तरह से इंडिया यूएई रिलेशनशिप को एक अलग दिशा में लेके गई है और आज उसी का हमें बहुत सारा फायदा मिल रहा है, एक कूटनीतिक तरीके से भी और एनर्जी एफिशिएंसी के तरफ से भी। तो मैंने 2014 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उससे पहले 3 दशकों तक भारत और यूएई में वैसा मतलब संबंध तो थे लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था उस तरीके से जो रिलेशनशिप पॉलिटिकल रिलेशनशिप होते डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे उतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री आए उनका जो विजन था कि भारत को एक एनर्जी एक एफिशिएंट एनर्जी बैकअप उनका रखना पड़ेगा और वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2014 के बाद से ये 5वीं ऐसी ये दौरा है और हर दौरे में कुछ ना कुछ अलग से किया जाता है और यही एक रीजन है। आप देख सकते हैं कि दोनों देश इतने क्लोज आए कि खुद क्राउन प्रिंस खुद उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट जो उनको लेने के लिए पहुंचे और एक तरह से दोनों का ये प्यार और ये जो स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है वो इससे भी दिखता है कि एक मंदिर एक हिंदू मंदिर एक बन रहा है ये आबू धाबी और दुबई के ठीक बीचों बीच, यानी दोनों शहरों से दोनों जो मेन जो सिटीज है इनसे एकदम बीचों बीच है और करीब 27 एकड़ का ये एक भव्य इमारत 27 एकड़ के ऊपर बन रहा है और इसको दिया ये जो जमीन है वो यहाँ पे उनको दिया गया और ये इसीलिए वजह से था क्योंकि करीब 30 से 35% जो भारतीय हैं यूएई में रहते हैं उनको एक मंदिर के बहुत पहले से वो बात कर रहे थे तो ये एक बन रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए IIT दिल्ली अपना खुद का एक सेंटर एक ओवरसी सेंटर लेके आएगा यहाँ पे यूएई में, तो वो भी एक अपने आप में है क्योंकि देखिए अगर हम ज्यादा कुछ नहीं 10 साल 12 साल 15 साल भी पीछे जाए आपको पता होगा कि लोग विदेशों में पढ़ने जाने के लिए बात करते थे, है ना, लेकिन आज इंडियन इंस्टीट्यूट विदेशों में जाके अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी अहम चीज है कि हम जैसे मैंने पहले भी बात की एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी के माध्यम से दोनों देशों में एक परस्पर एक वो था कोऑपरेशन था वो आज सिर्फ ना ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही, उसके अलावा जो न्यू एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी इन दोनों देशों का बहुत ज्यादा एक तवज्जो है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ और दोनों देश इसमें लगे हुए। इनफैक्ट यूएई COP28 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो वही G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है और भारत ने यूएई को एज अ स्पेशल इनवाइट बुलाया भी है G20 के लिए। तो दोनों के बीच में ये जो गहरा प्रेम और ये जो सद्भावना वो इन दोनों के काम में भी आप देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग में भी आप देख पा रहे हैं और अलग अलग जितने भी है फिनटेक के कहिए, एग्रीकल्चर कहिए, स्पेस साइंस कहिए या फिर आप कहिए डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, इन सब चीजों पे डिस्कशन होने की उम्मीद है और हम कुछ शायद बड़ा भी हमें देखने को मिल सकता है इस आज के दिन के अंत में जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने की उम्मीद है। बिल्कुल तापस, चाहे हम मंदिर की बात करें या IIT की बात करें, ये सारी ही ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों देशों को एक दूसरे के बहुत करीब करते हैं और दोनों देशों के जब जो आला कमान है वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एहसास होता है कि वाकई एक दूसरे से बड़े गहरे और करीबी रिश्ते हैं। और अगर इसी यात्रा की बात की जाए प्रधानमंत्री की तो हम देखते हैं कि ऊर्जा की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें और जैसे कि अभी आपने कहा कि फिनटेक की बात करें तो ये सारे ही मुद्दे बहुत खास होने वाले हैं दोनों देशों को एक दूसरे के करीब करने के लिए। बिल्कुल, अभी आपने फिनटेक का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी जब फ्रांस में प्रधानमंत्री आ गए तो उन्होंने UPI की शुरुआत वहाँ पे होने वाली है फ्रांस में। UPI भारत का एक ऐसा तोहफा है पूरे विश्व को और अगर शायद ये कहना गलत नहीं होगा, शायद हमें UPI अब दुबई में भी या फिर UAE में भी देखने को मिल सकता है। उस पर भी बातचीत चल रही है और ऑलरेडी रुपे पे कार्ड ऑलरेडी UAE में प्रचलित है। आप POS जाइए, POS जो मशीन्स होती है उसमें रुपे कार्ड को आप स्वाइप कीजिए, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जो अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप मोबाइल ले जाइए, स्कैन कीजिए, आप पेमेंट कर सकते हैं अपने करेंसी से, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है इस
पे दोनों देश चर्चा कर रहे हैं, शायद आज इसका कोई ठोस नतीजा भी निकल के आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें जैसे फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस जैसे ट्रांसफ़र, जो फाइनेंस ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से सहूलियत के साथ किया जाए, क्या इंडियन रुपी और दिरहम जो यूएई का करेंसी है इसके बीच में किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत अहम है और शायद कुछ बड़ा हमें सुनने को मिले, कुछ आ सकता है खबर इसके बीच। बिल्कुल तापस, रक्षा की बात की जाए या संस्कृति का जो मुद्दा है उसकी बात की जाए, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में और आगे बढ़ाने की जो संभावनाएं नज़र आती हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना किसी भी देश में। जैसे कि अभी हमने देखा कि मंदिर की भी बात हो रही है और बहुत जल्द मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानती हूँ, फरवरी तक बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो लोग हैं उनमें भी आपसी जो एक सद्भावना है वो नजर आती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हमने जब लोगों से बात की यहाँ के इंडियन डायस्पोरा से, और बहुत बड़ा डायस्पोरा है, करीब 30-35% जो यूएई में लोग हैं वो भारतीय मूल के निवासी हैं, बाहर से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और यूएई के ये जो इसकी संपदा में, इसके प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़ा हाथ भी इन लोगों का है। तो जब इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आप किस नज़रिए से आपको देखा जाता है, तो वो बार बार ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो कूटनीतिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भारत और यूएई के इस वक्त है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है और एक अच्छे नज़रिए से भी देखा जाता है। आपसे बाकी और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके तुलना में भारतीयों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रांगली देखा जाता है। ये तो पहला था। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मंदिर फरवरी 2024 में बन के तैयार होने की उम्मीद है और सच में वो देखने लायक है कि भारत की जो परंपरा है, जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी शैली है, कला है, उसका एक जीता जागता उदाहरण वहाँ पे दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक भारत का एक परचम जिसे कह सकते हैं वो लहराएगा। तो बहुत सालों से लोगों को उम्मीद थी कि एक मंदिर हो, और ये जो उम्मीद और ये जो आशा थी, अब वो सच में ये जो सपना है वो साकार होने वाला है। और बहुत लोगों में उत्साह है उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। उसमें भारत के जितने भी जो सनातन धर्म के जो पॉइंट्स है वो उनमें डाले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म को वो बिलोंग करता है, वो टॉलरेंस, रिलीजन ऑफ टॉलरेंस का है। वहाँ पे सारे धर्म के लोग आ सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। तो साथ उसमें जो वो बनाए गए हैं, सात जो एमिरेट्स है उसको दर्शाने के लिए। तो ये एक तरह से भारत का जो हमारी जो संस्कृति है उसको पूरे विश्व, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं कह रहा हूँ, यूएई नहीं, पूरे विश्व की तरफ वो उठा के रखेगा। कि आप सोचिए अंकोर वाट आज भी कितना फेमस है भारत, हमारी संस्कृति को लेके, भारतीय संस्कृति को लेके। तो आज शायद ऐसा कुछ वहाँ पे भी बनाया जा रहा है, जिससे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसको देखेगी तो ज़रूर इसके बारे में बात करेगी। और शायद हम इस वक्त वो हिस्ट्री मेकिंग के प्रोसेस में ज़रूर है। हाँ बिल्कुल तापस, 2014 के बाद से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक असाधारण जो बदलाव नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री 4 बार तकरीबन यूएई का दौरा कर चुके हैं और जो दोनों देशों के बीच जो एक ख़ास रिश्ता अब नज़र आने लगा है और हर क्षेत्र में नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत करीब कर देता है ये दौरा। ख़ासतौर से जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भारत की बात करें या जो भारतीय यूएई में रह रहे हैं उनको और करीब करने की बात करते हैं। तो ये पूरा जो एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि दूसरे देशों के साथ भी भारत के रिश्ते इतने मजबूत हों, उससे कहीं ना कहीं ये दौरा और ख़ास हो जाता है कि यूएई जो है और भारत के करीब हो जाए। बिल्कुल, इनफैक्ट आज ये 5वां दौरा है प्रधानमंत्री का, और वो इम्पोर्टेंट एक और रीजंस है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कहते हैं ना हम लोग इस टाइम पे ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपको भारत ने एक ट्राइलैटरल एक कोऑपरेशन कही है, जब आपके फ्रांस,
इंडिया और यूएई के साथ एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन भी आया है। पिछले साल इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड में इस पे बातचीत हुई थी, इसको लेके बात की गई थी सितंबर के दौरान। और अब उसको ही आप समझिए, इसी ये एक और रीज़न है कि फ्रांस का दौरा करने के बाद, और आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत ही सक्सेसफुल फ्रांस का दौरा था, उसके बाद यूएई में आना वो बहुत से शायद लोगों को समझ नहीं आए, लेकिन ये कूटनीतिक, ये जो डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हैं वो इसी को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को पता था कि 2022 में ये ट्राइलैटरल इनिशिएटिव लिया गया है और ये ट्राइलैटरल फ्रांस, इंडिया और यूएई का था। तो फ्रांस से होके आए तो यहाँ पे आके उन चीज़ों को और डिस्कस किया जाएगा और अलग अलग चीज़ों पे भी बातचीत की जाएगी। तो ये एक और अहम चीज़ आती है। आप हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो है वो बहुत अहम होती है, खासतौर से आज के समय में। यहाँ पे एक ज़माना था यूनिपोलर वर्ल्ड था, उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड आया, फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड आया। अब इस वक्त हम लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे डिप्लोमेसी के साथ साथ अपने आप को सशक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। सशक्त कैसे हो सकते हैं? एनर्जी सिक्योरिटी आज की डेट में भारत के लिए सबसे अहम है और इसी वजह से यूएई के साथ ये जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑयल सिक्योरिटी है, गैस सिक्योरिटी है, ये तो जो आपके कार्बन के साथ तो वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जाता है कि न्यू एनर्जी में भारत किस तरीके से यूएई के साथ आएगा। और न्यू एनर्जी में हमने देखा है कि भारत का जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है या फिर उसके साथ साथ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और यूएई को भी अपना जो है उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो वो भी भारत से बहुत कुछ सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनसे ले रहे हैं, उनको भी भारत को भी दे रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनके पास पैसा है, फाइनेंसेस है, तो और न्यू टेक्नोलॉजी भी जाने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में जो यूएई की कंपनीज है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सेपा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया एंड यूएई के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है यकीनन ये काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है उसमें आज वो शीर्ष नेतृत्व जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे। आप अपनी नज़र उन पर बनाए रखें और इस खबर पर आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। एक बार फिर आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। आपको बता देंगे इससे पहले प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे पर वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के लोवरे संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया को कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा। फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम न केवल दोनों देशों के कल्याण में बल्कि विश्व शांति और सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है।
इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलसीसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल के स्तर की बातचीत हुई। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने को गौरव का क्षण बताया। उन्होंने भारत और फ्रांस के प्रगाढ़ संबंधों की वजह से लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व के साझा मूल्यों को बताया। रणनीति साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर जोर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी की अपेक्षा जताई। रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मूलभूत स्तंभ बताया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी बात कही। यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव की बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए भारत हर प्रयास करने के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैस्टिल डे पर भारतीय मार्चिंग दस्ते की शिरकत को सराहा। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालना पर जोर दिया और दोनों ही देशों के बीच एक रोड मैप पर काम करने की बात कही। हमारे जो सामरिक हित हैं वो उसका अभिसरण हम इंडो पैसिफिक तक जाता है, क्योंकि हमारे एक ही दृष्टिकोण है इसके बारे में। हम आधिपत्य से लड़ना चाहते हैं। हम हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरी योगदान कर रहे हैं ताकि जो शांति है और सुरक्षा है इस क्षेत्र में बनाई रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की विशेष हस्तियों से भी मुलाकात की, जिसमें फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस प्रिस्केट और वयोवृद्ध प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा भी शामिल रहीं। भारत फ्रांस सीईओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस के संबंधों में
बिजनेस लीडर्स का भी एक बड़ा योगदान रहा है। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान ये तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे, तो साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि साथ मिलकर तीसरे देश के लिए रक्षा उत्पादन करेंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश अपनी साझेदारी को भी बढ़ाएंगे। कैमरामैन कृष्ण कुमार राणा के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, पेरिस। फ्रांस की कई जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी से पेरिस में मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात को अपने लिए सम्मान की बात बताया। He has the strength that is really uncommon and the determination to convince the people talking with him. He's really impressive, and I think he's here to celebrate this partnership between France and India, and I think it's on one of the very important moments that we are going through history now. It was a great honor for me and the Assembly because I am a very young member of Parliament, so it was very impressive to benefit with such a great man and with the experience as a leader of the great nation which is India. So it was a great honor, and we have discussed about ecology, economy, globalization. I enhanced the issue of the cultural unity between France and India. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस यात्रा के दौरान अभूतपूर्व ढंग से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनी सहमति का जिक्र करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने सुरक्षा और संप्रभुता के क्षेत्र में सहयोग का खाका तैयार किया है। Partnership for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it, but it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. विदेश सचिव ने बताया कि विज्ञान, तकनीकी और अकादमिक सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसको लेकर दोनों देशों ने विस्तृत रूपरेखा बनाई है। Science, technology and academic cooperation between research institutions between the two countries, which then again breaks itself down into scientific cooperation, critical technologies, health cooperation, cyber cooperation, digital regulatory framework engagements, cooperation in digital technologies specifically. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत में भारत फ्रांस साझेदारी के लिए दोनों देशों ने रोड मैप तैयार किया है। If we were to zoom in into the specific key strategic elements of the relationship in Horizon 2047, we also have a roadmap for India-France partnership in the Indo-Pacific, which, as I said, focuses entirely on a set of collaborative engagements that India and France could undertake in the area, in the entire geography of Indo-Pacific moving forward. और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। धावी छिन्न संशयः। यह है स्किल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। विश्वविद्यालय का फोकस उनके अपने रोजगार को शुरू करने पर भी है। संस्कृत तो वैसे भी
साइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर कोई संस्कृत सीखेगा तो उसकी जो मेंटल न्यूरोनल क्लस्टर्स हैं वो इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं, जो साइंस कहता है, जो रिसर्च कहता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में अडेप्टेबल हो जाता है। वार्तावली कार्यक्रमेण भाषायाः रक्षा भवति, संस्कृतेः अपि रक्षा भवति। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों की आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कट्टरपंथियों द्वारा इंडियन काउंसलेट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। इसके विरोध में और भारत के समर्थन में आज अमेरिका के भारतवंशियों ने उसी काउंसलेट के सामने एकता मार्च निकाला। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ा दी है। कमीशन ने राय देने की अंतिम तिथि अब 28 जुलाई तय कर दी है। आगे बढ़ते हैं। यमुना में आई बाढ़ के बाद से दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। लाल किले से लेकर आईटीओ, यमुना बाजार, लोहा पुल समेत दिल्ली के अनेक हिस्से पानी से लबालब भरे हुए हैं। स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईटीओ सहित विभिन्न जगहों पर यमुना का दौरा किया। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग सहित दिल्ली सरकार के अन्य विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने जमीनी स्तर स्थिति का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। तो दिल्ली का जो वाटर लेवल है वो 207.58 मीटर है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो टला नहीं है। अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये खतरा तब तक रहेगा जब तक कि ये खतरे के निशान से नीचे की ओर नहीं आती है। राजघाट में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और राजघाट में जो स्थिति है वो ये है, ठहरा हुआ पानी है, इसकी निकासी अब तक नहीं हो पाई है। लुटेंस जोन से बहुत नज़दीक ये इलाका है और इसी प्रकार से यमुना पार के जितने भी इलाके हैं, गलियों की अगर बात करें तो कम से कम 5 फुट या 4 फुट से 5 फुट के करीब वहाँ पर पानी अभी भी वाटर लॉगिंग हो रखी है और इसके अलावा जो डूब क्षेत्र है वहाँ भी 10 से 15 फुट पानी जो है वो पहुँचा हुआ है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। येलो अलर्ट या दिल्ली में जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। ऐसे में अगर बारिश होती है तो पानी का जो जल स्तर है वो भी ऊपर की ओर उठेगा। और अभी जो जहाँ तक राहत और बचाव कार्य की बात है तो एनडीआरएफ की 16
16 टीमें मौके पर मौजूद है और हर टीम में तकरीबन 25 लोग हैं। तकरीबन इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1500 से ऊपर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो जान माल की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इसके अलावा पशुओं को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की मुहिम लगातार जारी है और इसके अलावा ये कोशिश की जा रही है कि ये जो पानी जो वाटर लॉगिंग है इसको किस प्रकार से निकासी की जा सके। तो देखने वाली बात है कि अगले 3 से 4 दिन में अगर ये पानी की निकासी होती है तो इसके बाद मलेरिया या फिर डेंगू जैसी बीमारियों से रोकथाम के लिए भी एक मुहिम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये देखना यह है कि 3 से 4 दिन में क्या ये पानी यहाँ से साफ हो पाता है या फिर अभी कमोबेश स्थिति जो है जस की तस बंद रहती है। कैमरामैन जगपाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, राजघाट। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलें जलमग्न हो जाने पर बताया कि उन्होंने प्रशासन को सभी नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। अत्यधिक वर्षा के कारण कई सड़कें मार्ग भी प्रभावित हुए हैं और जगह जगह पर भूकटाव हुआ है और सभी में राहत के लिए उचित प्रबंध भी किए जा रहे हैं। लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भूकटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि कई दिनों से भारी बारिश के बाद चारों धाम के जो रास्ते बंद हुए थे वो अब खुल गए हैं, मगर मौसम विभाग द्वारा 16 और 17 को रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर देहरादून, टिहरी और हरिद्वार क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ जो भी यात्री यात्रा करें वो सावधानी के साथ यात्रा करें। वहीं लक्सर क्षेत्र में 60 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी जानहानि की कोई खबर नहीं है। हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं और जितना भी राहत कार्य किया जा रहा है वो सब किया जा रहा है। चार धाम यात्रा के रूट तो भी सारे खुल गए हैं। जो 10 और 11 की भारी बारिश में कुछ रास्ते बंद हुए थे, चारों जगह चारों धाम के रास्ते बंद हो गए थे, वो तो खुल गए हैं। किंतु अभी मैं देख रहा था कि फिर से 16 और 17 में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, खासकर देहरादून, टिहरी, हरिद्वार क्षेत्र में। तो अभी भी मतलब जो यात्री यात्रा करें तो उनको संभाल के ही यात्रा करने की जरूरत है। लक्सर क्षेत्र में हमारे 60 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गनीमत है कि अभी तक कोई कैजुअल्टीज नहीं है। हमारी SDRF, NDRF, PAC, जल पुलिस सभी टीमें लगी हुई हैं और जितना भी राहत कार्य किया जा सकता है वो सब कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी की तेज धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये वीडियो कल की है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले में हुई ताज़ा घटना में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरुद्ध हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के वीडियो की पुलिस ने भी पुष्टि की है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि राज्य के मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ जिलों के अलग अलग हिस्सों में आज भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। बारिश के कारण राज्य की कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिनमें बक्सा, बिस्वनाथ, बोंगईगांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, नलबाड़ी, तिनसुकिया, जोरहाट, माजुली, नागांव, शिवसागर, लखीमपुर,
कोकराझार, नलबाड़ी इसमें शामिल हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 67,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं 2,770.84 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित है और 49,000 से अधिक मवेशी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। कल 10 नाव तैनात की गईं और 65 लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया। कल 78 राहत केंद्र खोले गए, जिनमें 59 राहत वितरण केंद्र और 19 राहत शिविर हैं। 24 और आइए आपको इस वक्त सीधे दिखाते हैं प्रेस वार्ता बीजेपी की। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। आज ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप जब कोविड महामारी ने पूरे भारत को और विश्व को अपनी चपेट में लिया और दिल्ली में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, अस्पताल में बेड की सुविधा हो, यह सुनिश्चित आपको करना था। दवाई हो, यह आपको सुनिश्चित करना था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, देखिए जी, ये जो बिहार के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बेड की कमी हो गई है। अच्छा, प्रदूषण की समस्या आई, अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व सरकार जो पंजाब में थी उस पर दोषारोपण किया, हरियाणा सरकार के लिए कहा कि यह जिम्मेदार है, लेकिन खुद जो करना था वो नहीं किया। अब जल का संकट आया, यहां दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात, सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं और शीश महल में बैठ के
जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है वो मुख्यमंत्री सही है। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। आपको शीश महल बनाना था, जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार का महल खड़ा करना था। कोविड की महामारी में आप छुप गए, दुबक गए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था तो वो केंद्र की सरकार थी जिसने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को दवाई मिले, बेड हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगे। आप कहीं नहीं दिखाई दिए। और जब बात आई प्रदूषण की, और याद करिएगा कि पिछले साल भी एमसीडी चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, और आपसे पूछा कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है? इससे बाढ़ आने का खतरा है। आपने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। आज प्रदेश की सरकार आपकी डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, यह बात तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाई गई है। 9 साल की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपने जो ड्रेनेज का प्लान देना था यह जमा क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहले वर्ष ही जो बात अपने मैनिफेस्टो में आपने कही थी उसको पूरा करके ड्रेनेज प्लान दे देते तो ये संकट जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं ये नहीं आता? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल बड़ा अहम है। फिर से वही दोषारोपण, बहानेबाजी। कह रहे हैं 3.5 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया, इससे बाढ़ आ गई। तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, और ये आंकड़े मैं रख रहा हूं, दुरुस्त कर लीजिएगा। 2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 8 लाख। बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। प्रदूषण के लिए पूर्व की पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, अस्पताल में बेड नहीं कोविड की महामारी में, तो बिहार की जनता आ जाती है। इसलिए कोविड के समय में जो मैनेजमेंट दिल्ली सरकार को करना था वो ध्वस्त हो गया, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मजदूर जिम्मेदार। और अब अगर बाढ़ का संकट आ रखा है तो उसके लिए केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री बने किस लिए हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये जो सारे
तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, इसके साथ यह आपके साथ साझा करना भी बड़ा आवश्यक है कि 13 जुलाई को जब यह बाढ़ का संकट आया तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल से निकले। इससे पहले आपके पास समय क्यों नहीं था अरविंद केजरीवाल जी? क्या आप पहले नहीं निकल सकते थे? संज्ञान लेते, कार्य करते, कुछ ठोस निर्णय लेते। शराब नीति लाने में तो आपने बड़ी जल्दबाजी करी थी। यहां आपने 8-9 साल बीत गए और ड्रेनेज प्लान भी नहीं बनाया। दूसरा, जो सीवर लाइंस हैं उनकी डीसिल्टिंग 8 साल से नहीं हुई। जब डीसिल्टिंग नहीं होगी तो जो कैपेसिटी है पानी के आउटफ्लो की वो कम हो जाती है। इस पे अराजक अपराध पार्टी थी जो अब धोखेबाज पार्टी भी है, बहानेबाज पार्टी भी है, कुछ नहीं बोल रही। आज उनके एक वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। ये जो तथ्य हम उठा रहे हैं इस पे अरविंद केजरीवाल जी एक शब्द बोलेंगे? तीसरी बात, जितने भी ड्रेन्स हैं इनकी डीसिल्टिंग 15 जून से पहले हो जानी चाहिए। मॉनसून आए उससे पहले सफाई हो जाए। इस साल भी नहीं हुई। यह पूछा नहीं जाएगा क्यों नहीं हुई? इसका कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक। ये जो तथ्य सामने रखे, ये इसलिए रखे कि एक तरफ जैसे मैंने बताया कर्तव्य परायण हमारी सेना, एनडीआरएफ की टीम, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र की सरकार, एलजी का दफ्तर, सब लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जनता को राहत मिले। कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल जी निठल्लेपन का पर्याय है, ये बात बाद में उठाएंगे। लेकिन दुख होता है कि जब एक सर्वे चल रहा है और एलजी की उपस्थिति में, केजरीवाल की उपस्थिति में उनका मंत्री एनडीआरएफ पे दोषारोपण करे और ये ना बताए कि किस तरह से एनडीआरएफ रात दिन काम कर रही है। और एनडीआरएफ का काम डीसिल्टिंग नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। एनडीआरएफ का काम यह नहीं है कि 15 जून से पहले सफाई हो जाए। यह काम एक चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल का था। एनडीआरएफ का काम है अगर कोई नागरिक फंसा है तो उसको रेस्क्यू करना, रिलीफ ऑपरेशन को जमीन पर, धरातल पर उतारना, और वो एनडीआरएफ कर रही है और हमें इस बात पे गर्व है। मैं अंत इतना ही कह के करूंगा, एक ट्वीट जो है यह अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। यह तारीख है 14/7/23, कल ही का है, पुराना नहीं है। और इसमें ये खुद मान रहे हैं यहां आईटीओ में ड्रेन में ब्रीच की वजह से तो राजघाट पर नाले से पानी के बैकफ्लो के कारण पानी भरा है। बैकफ्लो के कारण अपनी विफलता का कबूलनामा, अच्छा होता ट्वीट ये बताता कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई और बैकफ्लो क्यों हो रहा है, बल्कि प्रमाण दे रहे हैं अपने निठल्लेपन का, अपनी जो ये घूसखोरी करते हैं, घोटाला करते हैं उसका। और मैं इतना ही कहूंगा, अगले कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी, तमाम एजेंसियां प्रतिबद्ध हैं कि नागरिकों की सेवा करें,
उनको रेस्क्यू करें, और हम सभी ठोस कदम उठा रहे हैं। एक निठल्ले धोखेबाज मुख्यमंत्री को तय करना है कि इस संकट की घड़ी में वो जनता की सेवा करना चाहते हैं या ओछी, हल्की, घटिया, निंदनीय राजनीति करना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पश्चिमी दिल्ली से सांसद दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर भाजपा की अभी हम प्रेस वार्ता देख रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना लगाते हुए बताया गया कि वो कामचोर हैं, बहानेबाज हैं और काम नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, एनडीआरएफ भी पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज